नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एसबीके महाविद्यालय से डॉक्टर ममता शर्मा, हिंदी सहायक आचार्य। आज हम फिर से स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य की प्रथम इकाई में से कविवर जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना जिसका नाम है हे लाज भरे सौंदर्य बता दो का अध्ययन करने वाले हैं। हमने हमारे पाठ्यक्रम में से इनकी प्रथम काव्य कृति आंसू का भावार्थ, सरलार्थ और आपको विशेष भी समझाया है। आज के वीडियो में हम उनकी अगली ही कविता हे लाज भरे सौंदर्य बता दो का अध्ययन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, प्रस्तुत काव्यांश जो है उनके चंद्रगुप्त नाटक में से लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में 13 गीतों की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता यही है कि उनमें गीतों की भरमार मिलती है और ये जो आज गीत हम पढ़ने वाले हैं ये भी चंद्रगुप्त नाटक में से ही लिया गया है। साथ ही यह भी बता दूं मैं आपको कि ये चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। इस नाटक में 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं, जिनमें से ये जो गीत आज हम पढ़ने वाले हैं ये इसके प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। यह गीत लज्जावती का रूप सौंदर्य भी है, गर्व भी है और प्रेम रस की वर्षा भी है, मौन मधुर मुस्कान भी है। तो प्रेमिका का यह सांस्कृतिक चित्र हमें बहुत आकर्षित करने वाला भी है। इस दृश्य में मगध सम्राट के विलास कानन में विलासी युवक और युवतियों के दल का विहार दिखाया गया है। वहीं मगध का राजा, मगध का सम्राट, नंद, मंत्री, राक्षस और सुवासिनी बारी बारी से सुवासिनी और राक्षस का गीत और मूक अभिनय दिखाया जाता है। इस अंक में सुवासिनी, जो कि वहाँ के महाअमात्य शक्टार की कन्या है, राक्षस से प्रेम करती है और राक्षस की कला से प्रसन्न होकर नंद उसे अपने अमात्य वर्ग में भी नियुक्ति देता है। शक्टार, जो कि सुवासिनी का पिता है और मगध का मंत्री भी है और राजाज्ञा से बाद में बंदी भी बना लिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस राक्षस का वर्णन किया गया है वह बहुत ही कला कुशल नंदवंश का कल्याण चाहने वाला अमात्य है और साथ ही सुवासिनी का प्रेमी और बाद में मगध का अमात्य भी बना दिया जाता है। यह बहुत ही स्वार्थी, द्वेषी और संकीर्ण प्रवृत्ति का पात्र दिखाया गया है। इसके चरित्र में सत और असत दोनों ही प्रकार की वृत्तियों का समावेश देखने को मिलता है। ये अपने स्वार्थी और चापलूसीपन के कारण अमात्य राक्षस नंद की आंखों का प्यारा हो जाता है। बहुत बौद्धिक होते हुए भी सम्राट नंद की हाँ में हाँ मिलाने वाला पात्र बताया गया है इसे। इसका चरित्र मद्यप, विलासी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और सुवासिनी के प्रेमी के रूप में बुना गया है। यही वह पात्र है जो सुवासिनी के आग्रह पर बौद्ध मत का अवलंबकर्ता बनता है और नंद को बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट भी करता है। अब मैं जिस पात्र के बारे में बता रही हूँ, ये जो काव्यांश है ये उसी के मुँह से यहाँ पर उद्धृत है। मगध के मंत्री शक्टार की कन्या है और राक्षस के प्रति अनुरक्त नारी है, नाम है सुवासिनी। वास्तविक प्रेम को चाहने वाली स्त्री है जो नंद जैसे विलासी राजा के प्रस्ताव को ठोकर मारकर अमात्य राक्षस को हृदय से चाहती है। यह अभिनेत्री भी है और अभिनयशाला की नर्तकी भी है। इसके मन में चाणक्य और राक्षस के प्रेम को लेकर अंतर्द्वंद चलता है। चाणक्य, जो कि इसका बाल सखा दिखाया गया है, लेकिन अंत में चाणक्य के आदेश से ही ये राक्षस से विवाह करती है। इसका चरित्र एक आदर्श पितृभक्त कन्या और सत्यनिष्ठा प्रेमिका के रूप में बुना गया है। तो आइए चलते हैं इस काव्यांश की ओर, जिसका नाम है हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो इसका शीर्षक है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रसकन ढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? मौन बने रहते हो क्यों? महाकवि प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जिन सुंदर गीतों की योजना करी उनमें से यह भी है एक बेहतरीन गीत। इस गीति काव्य के प्रति मोह ने ही उनके नाट्य साहित्य को सुमधुर और काव्यात्मक बना डाला है। इसमें नायिका के अद्वितीय सौंदर्य और उसकी विविध भाव भंगिमाओं का चित्रण है। स्वयं सुवासिनी ही सौंदर्य से यहाँ प्रश्न कर रही है। सौंदर्य की आलोकमयी छवि को
और उसके हाव भावों को भावभीनी अभिव्यक्ति यहाँ दी गई है। जैसे युवावस्था में एक और लाज का भार वहन करते हुए मस्तक झुका रहता है, तो दूसरी तरफ यौवन के मद में चूर नायिका की मधुर मुस्कान उसके यौवन में और उसके सौंदर्य में आकर्षण उत्पन्न कर देती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्रकट किया गया है। कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्वर्णिम देह की चकाचौंध में तुम्हारी मधुर छवि कभी प्रकट होती है और कभी छिप जाती है। कभी नतमस्तक हो जाने से आंखों के आगे आते आते वह छवि छिप कर रह जाती है। कनक किरण से तात्पर्य है सौंदर्य की किरण, उनके स्वर्ण रूपी सौंदर्य की किरण यहाँ पर बताया गया है। आगे कहते हैं, नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रस कण ढरते। हे प्रिय, तुम्हारे यौवन रूपी बादलों से मधुर रस कण झलकते रहते हैं, अर्थात प्रत्येक अंग से यौवन की मदिरा मुझे मदमस्त करती है। हे लज्जाशील सौंदर्य, हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने क्यों रहते हो। सौंदर्य, तुम सुंदरता के भार से दबे दबे रहते हो और मेरे सम्मुख मौन बने रहते हो। इस प्रकार यौवन के मद में चूर सौंदर्य विभिन्न अटखेलियों के माध्यम से अपने को स्वयं को मधुर अंदाज में चित्रित करते हैं। यहाँ पर स्वयं सुवासिनी ही सौंदर्य की चर्चा कर रही है कि उसकी सौंदर्य की सुंदरता उसके गर्वोन्मत्त होने में, उसके लज्जाशील होने में, उसके छुपने में, उसके नत होने में ही है। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका के रूप सौंदर्य को बहुत ही मनमोहक रूप में चित्रित किया है। उसकी मोहक छवि, मंद मंद मुस्काना, लज्जाशील चेष्टाएं, मौन बने रहना या सहज रूप में अपने भावों को अभिव्यक्त करना बताया गया है। भाषा, जैसा कि हम प्रसाद जी की पहले ही पढ़ चुके हैं, खड़ी बोली है, लाक्षणिक है, मुहावरेदार है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत प्रधान शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। और यह जो काव्यांश है ये माधुर्यपूर्ण है, यानी श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। साथ ही यहाँ अमूर्त भावों का मूर्तिकरण भी किया गया है, तो इस आधार पर आपको यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी मिलेगा। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। अधरों के मधुर कगारों में, अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी व हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों। बेला विभ्रम की बीत गई, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो यों छिपते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों। यहाँ पर नायिका की मधुर हंसी, उसके मंद मंद वार्तालाप करने की छवि को देखकर ही कहा गया है कि होठों के मधुर किनारों से नदी की कलकल ध्वनि प्रस्फुटित होती रहती है। यहाँ पर ये जो कलकल ध्वनि शब्द आया है, ये ध्वन्यार्थ व्यंजना आपको देखने को मिलेगी। मैंने जब आपको अलंकार पढ़ाया तो वहाँ पे आपको आधुनिक काल के अलंकार जो अलग से पढ़ाए, उसमें आप देखिएगा कि आपको मानवीकरण के साथ साथ ध्वन्यार्थ व्यंजना भी यहाँ देखने को मिलेगी। सौंदर्य की तरल हंसी आनंद की सरिता सी प्रतीत होती है। अब देखिए यहाँ पे मधु सरिता सी में उपमा अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा। इस मंद भरी हंसी को मेरे नेत्र छक करके पीना चाहते हैं, अपनी पीते रहते हो क्यों। किंतु वह हंसी किंचित मात्रा में ही उसके होठों पर ही बिखर करके रह जाती है, यानी खुल करके सामने नहीं आती। इसी में सौंदर्य की मादकता बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। बेला विभ्रम के बीच चली रजनीगंधा की कली खिली। कवि यहाँ सौंदर्य की संध्या की बेला बीत जाने पर मिलन का आह्वान करते हुए कहता है कि इस समय रजनीगंधा के फूल खिल उठे हैं और चारों ओर सौरभ छिटक रही है और मलयाचल से बहने वाली सांध्यकालीन सुरभित वायु नस नस में उत्तेजना पैदा करती है। अब सांध्य मलय अकुलित, यहाँ पर मलयानिल का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, मेरा हृदय इस मोहक वातावरण में प्रिय मिलन को बेचैन हो उठता है। किंतु हे लाज भरे सौंदर्य, तुम अपनी सुंदर छवि को दुकुल कलित हो यों छिपते हो क्यों, दुपट्टे की ओट में छिपाए क्यों रहते हो। इस प्रकार कवि ने यहाँ इस सुंदर गीत के माध्यम से नायिका की मधुर गुंजरित हंसी, उसके मादक यौवन की छवि को भी अपने सार गर्भित भाषा में चित्रित किया है। सुवासिनी के माध्यम से सौंदर्य को संबोधित करके लिखा गया गीत उनके इस अंक की शोभा बढ़ा रहा है। इन पंक्तियों में नायिका की मोहक मुद्रा, उसकी मधुर मुस्कान और उसी तरह उसकी हंसी का भी मार्मिक भाषा में अभिव्यंजना की गई है। भाषा वही लाक्षणिक, मुहावरेदार, उपमा और रूपक अलंकारों की छटा,
देखिए, जब भी किसी काव्यांश का वर्णन आता है तो आपको उसका संदर्भ, आपको उसका प्रसंग और आपको उसका विशेष, ये तीनों ही बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किन्हीं भी शब्दों का सरलार्थ करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सरलार्थ के साथ साथ उसका भावार्थ और विशेष लिखना, ये आपके अंकों में वृद्धि करेगा। अतः काव्यांश को पढ़ते समय संदर्भ, प्रसंग और विशेष की ओर अत्यधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का काव्यांश आज यहीं तक।